Good morning, student. Welcome in the class. This is history. Lesson first, the French Revolution. In this chapter, we will focus on the ancient regime and its crisis, the social forces led to the revolution, and the different revolutionary groups and ideas of the time and legacy. The French Revolution is the main cause to the nation state. Okay, so let's start the chapter. This was the morning of 14 July 1718. उस दिन क्या हुआ 1789 को जुलाई के समय में आप ये इमेज देख सकते हो। राजा के पैलेस में अचानक सारे पीसेंट यानी जो सोसाइटी के जो थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें पीसेंट वगैरह आते थे, वहाँ पे 7,000 जो लोग थे इकट्ठा हो गए एक साथ। उसमें मेल फीमेल सभी थे और उन लोगों ने क्या किया, राजा के अगेंस्ट आवाज़ उठा दिया। ठीक है, नहीं मुझे थोड़ा सा आपसे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से। पूरे पेरिस में उन लोगों ने आग लगा दिया। बहुत पूरा समय चल रहा था पेरिस का। अब पेरिस फ्रांस का ही है हिस्सा। ठीक है, तो हुआ क्या, राजा ने गुस्सा में आकर के अपने मिलिट्री से बोला कि सबको मार दो। बहुत सारे लोग मारे गए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में और जो बाकी बचे उनमें से बहुत सारे लोगों को एक बास्टिल नाम की जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, बास्टिल क्या था? बास्टिल राजा का मेन पावर था। वो वहाँ पे सबसे फेमस उस समय जेल हुआ करता था। ये बास्टिल जेल है, डोंट फॉरगेट इट। तो क्या हुआ, कुछ लोग जो पीसेंट थे जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ के जो बास्टिल जेल के जो प्रिजन हेड जो थे, जो कमांडर थे उस जेल के, ठीक है, उन लोगों ने गुस्से में उसे मार दिया। अब खुद को बहुत तीसमार खान समझ ले कि मैंने तो जेल के प्रिजनर कमांडर को ही मार दिया। फिर और जो बाकी के जो जेल में जो लोग कैद थे उनको आज़ाद करा लिया। ठीक, तो ये तो बात हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन की फर्स्ट स्टोरी। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ओके, ये क्वेश्चन में भी आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का राजा कौन था? 18th सेंचुरी में फ्रांस का राजा था लुई 16। इसका मतलब इससे पहले भी बहुत सारे लुईस आए होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हुआ क्या, लुई 16 जो था वो बर्बन फैमिली से था। ठीक है, काफ़ी बचपन में ही ये राज सिंहासन पे बैठ गया था, मतलब राजा बन गया था। और जब वो 20 ईयर्स ऑफ एज का हुआ तो उसकी शादी ऑस्ट्रिया की क्वीन से हो गया, शादी हो गया। उसका नाम था मेरी एंटोइनेट। ओके, बट वो बहुत ही बुरी एडवाइज़र थी, उसी ने इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया। ठीक है, अच्छी सपोर्टर नहीं थी वो। अब यहाँ पे बात आती है कि डेफिनेटली जो लुइस और मैरी एंटोइनेट का बेबी होगा वो ज़रूर लुइस 17 होगा, इसमें नो डाउट है। और मेरी एंटोइनेट का बैड लक ये था कि जब वो शादी करके जब यहाँ आई उस समय पूरा ट्रेजर यानी जो ख़जाना होता है राजशाही फाइनेंस जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और वो बिल्कुल फाइनेंशली जो था काफ़ी ज़्यादा पुअर होते जा रहा था। पूरे फ्रांस की जो स्थिति थी इकोनॉमिकली बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। हुआ क्या, सारी जनता के अंदर पूरी तरह से फूड शॉर्टेज वगैरह बहुत सारा चीज़ों की दिक्कत हो गई थी। लोग अपनी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। तो यहीं से आती है बात सबसिस्टेंस क्राइसिस की, जो कि इस चैप्टर का मेन है। ये बर्बन फैमिली कैसे पहले पुअर हो गया, पहले ये जान लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन हुई उसका क्या रीज़न था। तो पहला, वार। जो लुइस फैमिली थी यानी बर्बन फैमिली थी, इन्हें वार बहुत पसंद था, यानी युद्ध करना। ठीक है, तो ये हमेशा युद्ध वगैरह में करते रहते थे और उसी में इनका पूरा पैसा जो फाइनेंशियली था वो पूरा तरह से ख़त्म हो गया। फिर दूसरी बात आती है मेंटेनेंस ऑफ पैलेस वर्सलाइज। आपको पता है लुई 16 ने एक बहुत खूबसूरत सा पैलेस बनाया था जिसमें वो और उनकी वाइफ मैरी एंटोइनेट रहती थी। वो जो पैलेस था काफ़ी सुंदर बना हुआ था। ठीक है, जैसे सपनों के महल जैसे। उस पैलेस के मेंटेनेंस में
राजा ने यानी लुई 16 ने बहुत सारा पैसा लगा दिया था, तो ये भी एक रीज़न है। एंड द थर्ड इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन स्टेट्स। हुआ क्या, जो एंड दैट टाइम जो अमेरिका था, अमेरिका और फ्रांस दोनों का सेम एनिमी था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने क्या किया था, अमेरिका के 13 स्टेट्स को अपने अंडर में कर लिया था। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अमेरिका का सपोर्ट किया और उसे ब्रिटेन से क्या कराया, आज़ादी दिला दिया। और उस समय जो लुईस था उसके ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लीवर का डेप्ट था, मतलब कर्ज था। अब यहाँ पे लीवर बात आती है तो लीवर याद रखिएगा वहाँ की करेंसी है, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर से कर्ज हो गया, मतलब टैक्स और बढ़ गया। तो वो जो था इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ गया कि उसने हर एक चीज़ में टैक्स बढ़ाकर और फिर बाद में खुद को उनको लोन लेना पड़ गया। 10% का इंटरेस्ट पर वो लोन लेना शुरू कर दिया। फ्रांस अपने लोगों से कई तरीके के टैक्स लेती थी, ठीक है, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट, कई तरीके के टैक्स लेती थी। ये पूरे फ्रांस को तबाह करने का मेन रीज़न था। चूँकि हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो चलिए हम जान लेते हैं सोसाइटीज़ ऑफ द फ्रांस। फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप में बटी हुई थी, ठीक है। पहला था फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कौन होते थे, जो काफ़ी रिच होते थे। रिच में सिर्फ एक ही को हम फर्स्ट क्लास में एक ही को लेंगे, क्लर्जी पीपल्स, क्लर्जी। आप पूछेंगे आप क्लर्जी कौन है, क्लर्जी वो होते हैं जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे फादर वगैरह होगा ये सब, ठीक। एंड द सेकेंड स्टेट में आते हैं नोबिलिटी। नोबिलिटी में वो होते हैं जो एम्परर के फैमिली से यानी राजा के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो राजा के फैमिली में रिलेटिवली चाहे कैसे भी हेरिडिटरी हैं, जो राजा के फैमिली से रिलेटेड, तो वो हो गया नोबिलिटी। एंड द थर्ड स्टेट में कौन आते हैं, वो सारे पुअर पर्सन, जैसे फार्मर वगैरह हो गए, लेबर्स हो गए, वो सारे जो भी हैं वो इसी में आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आई थी, जो चर्च के लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, उन्हें टैक्स नहीं पे करना होता था, नोबिलिटी को टैक्स नहीं पे करना होता था, लेकिन जो थर्ड स्टेट थे सिर्फ उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। मैंने बताया ना, डायरेक्ट टैक्स होता था टैले, वो डायरेक्टली टैक्स ले लेते थे, और दूसरा जो मतलब इनडायरेक्टली जो लेते थे उसका नाम था तीट्स। इसको आप याद रखिएगा, 1 वर्ड क्वेश्चन में भी आता है। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा टैक्स की बात। अब मैंने बोला कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास थे वो दोनों को टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, जो कि वो रिच होते थे, और जो थर्ड क्लास होता था जो पहले से ही पुअर था उनको टैक्स पे करना होता था। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी पूरे फ्रांस के लिए। दूसरा कारण क्या था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें 90% सबके सब बेचारे फार्मर्स ही थे, वो पहले से ही गरीब थे, ठीक है। और यहाँ तक कि टैक्स के साथ उन्हें अपना हार्वेस्टिंग का 10% भी पूरा जो खेती कर लेते थे वो दे देना पड़ता था। और सबसे बड़ी बुरी बात कि 1715 में 1715 में जो उनकी जो जनसंख्या थी वो ओनली 23 मिलियन थी, और 1789 में वो बढ़ करके 28 मिलियन तक हो जाती है। तो इससे ज़्यादा तो जनसंख्या हमारे दिल्ली में ही रहती है, बट फिर भी ये बहुत दुख की बात है कि जनसंख्या भी बढ़ गई और वो उनकी सारी बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। तो यहीं से स्टार्टिंग होती है स्ट्रगल टू सर्वाइव और सबसिस्टेंट क्राइसिस। एक्चुअली हुआ क्या, इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई कि लोगों की जो बेसिक नीड लाइक फूड, वाटर, ये सब थी उन्हें नहीं मिल पा रहा था, कंप्लीट डाइट नहीं मिल पा रहा था। लोग ब्रेड मतलब रोटी के लिए डिमांड कर रहे थे। एक स्टोरी पे है कि सारी जनता ऐसी सड़क पे रोटी दो चिल्ला रही थी, वहीं से रोड से मैरी आंटोवांत आते रहती है। तो जब लोग उनसे बोलते हैं मुझे रोटी दीजिए, तो वो बोलती है रोटी नहीं तो चौकी खाओ। इसी बात पर सबसे बड़ा रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। सभी लोग पूरे बर्बन फैमिली से यानी जो क्वीन और किंग रहते हैं उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बात ख़त्म होती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस की क्या होता है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन जान लीजिए। ए एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब जब उनके सारी बेसिक नीड जब पूरी तरह से इंडेंजर मतलब खतरे में हो जाए, जब उन्हें नहीं मिल पाता है, वही सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। अब आती है बात अ ग्रोइंग मिडिल क्लास envisage an end of the privileges, but about this we will talk in the next video. Okay, I hope you enjoyed this video. So thanks for watching.